गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है उन्होंने 20 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल दे दिया है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के अंदर। और अलग अलग फील्ड के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ 16 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्पेशलिटी फाइबर से रिलेटेड हैं, 5 ऐसे हैं जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, 4 जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर रिसर्च करेंगे, उनको जो है वो मंजूरी मिल गई है। तो पहले तो देखते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है। तो ऐसे मटेरियल, ऐसे टेक्सटाइल जो आप कपड़े नॉर्मल आपके जो एस्थेटिक पर्पस, एस्थेटिक मतलब क्या होता है, दिखने वाले। तो आपके जो आप अभी दिखने वाले कपड़े पहनते हो उससे जो अलग कपड़े होते हैं, जैसे कि आप समझ लो कि जो डॉक्टर पहनता है, या फिर पुलिस फोर्स पहनती है, या फिर जो है अब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो आप समझ लो, आप देखते हो ना एम्बैंकमेंट्स को कवर किया जाता है, या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जैसे कि जो है फायरमैन पहनते हैं। तो ऐसे ही जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं वो आपके कॉमन जो आपके कपड़े हैं या कॉमन फैब्रिक है उससे डिफरेंट होते हैं। तो मतलब उसका एस्थेटिक पर्पस नहीं होता। वो एग्रो टेक्सटाइल्स हो सकते हैं, मेडिकल टेक्सटाइल्स हो सकते हैं, जियो टेक्सटाइल्स हो सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हो सकते हैं, जैसे फायर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, फायर ब्रिगेड के जो में जो आपके फायर मैन होते हैं वो पहनते हैं। फिर इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स भी हो सकते हैं जो आप प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, आप जो वर्कर काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहलाते हैं। तो इंडिया में एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन जो है वो शुरू किया हुआ है, और ये रिसर्च और इनोवेशन करनी है, उसके अंदर हमने इसकी मार्केट डेवलपमेंट करनी है, एक्सपोर्ट भी करना है, स्किल डेवलपमेंट भी करनी है, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो मार्केट है उसका 6% सिर्फ जो है इंडिया अभी शेयर करता है। $250 बिलियन की मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, और इस इंडिया में 12% एनुअल ग्रोथ हो रही है, जबकि जो वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ है वो 4% है। तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर, अगर हम ग्रो कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन जो है वो लास्ट ईयर निकाला था। अब इंडिया में सिर्फ 5 से 10% जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की पेनिट्रेशन है, जबकि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 30 से 70% तक जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ओपन डेटा वीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अब याद रखना ये मिनिस्ट्री अलग है। आपको लगेगा ओपन डेटा से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बट नो, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन नाम से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये उसी के तहत जो है एक ओपन डेटा वीक जो है वो मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी 17 जनवरी से 21 जनवरी तक ये मनाया जा रहा है। और इसके अंदर होगा क्या कि ओपन डेटा जो आपके अर्बन एरियाज पे डेटा की रेलेवेंस को देखते हुए जो है ये ओपन डेटा वीक मनाया जा रहा है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं सिटी की ग्रोथ में, अर्बन एरियाज की ग्रोथ में, इनोवेशन लेके आ सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उससे बढ़ सकती है। तो ओपन डेटा जो है वो इसलिए उसके लिए वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो एक ओपन डेटा डे भी होगा 21 जनवरी 2022, इस दिन सेलिब्रेशन की जाएगी। और सबसे पहले सारा डेटा जो है, विजुअलाइजेशंस, जो आपका डेटा ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें जो अर्बन एरिया से रिलेटेड हैं वो शोकेस की जाएंगी। उसके बाद डेटा डे को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। अब डेटा डे जो है ये नेशनली इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें सारी टॉक्स होंगी, सेमिनार्स कंडक्ट किएंगे, ट्रेनिंग सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, ये सारे जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब डेटा का तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स अर्बन इश्यूज हैं, उसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको डेटा की जो है वो ज़रूरत है। और अवेयरनेस भी जनरेट करना इंपॉर्टेंट है कि डेटा की कितनी ज़्यादा इस टाइम पर जो है वो, एक कहते हैं ना कि जैसे मुकेश अंबानी जो उन्होंने कहा था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। उन्होंने तो ऑफ कोर्स जो है सिर्फ इंटरनेट डेटा के ही बात के हिसाब से नहीं बोला था, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से बोला था। कि उन्होंने कहा था कि जो डेटा है वो आने वाले टाइम में ऑयल जितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी ऑयल एक स्कार्स रिसोर्स है और बहुत ही महंगा है, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड, वैसा ही एक तरह से डेटा जो है वो रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है। तो अब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, इसके अंदर जो ये सेलिब्रेशन की जा रही है कॉन्फ्रेंस की, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को, जो लोग इंडिया के हैं उनको डेडिकेट किया गया है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च 2021 को इसको शुरू किया गया, क्योंकि तब से 75 वीक्स जो है वो रह गए थे
15 अगस्त 2022 को आने में, मतलब कि 75th डे ऑफ इंडिपेंडेंस जो है आने में 75 वीक्स रह गए थे, इसलिए 12 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यू रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न हमारी पीएसयू है, उन्होंने एक रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी निकाली है। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अगर कभी माइनिंग करनी है तो उधर जो लोग हैं उनको एक तरह से रिहैबिलिटेट किया जाता है, कहीं और उनको भेजा जाता है, उनको रिसेटल किया जाता है। तो एक उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है। हमें पॉलिसी तो नहीं पता होनी चाहिए, बट एक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि उनको एनहेंस्ड एमेनिटीज़ दी जाएंगी, जो कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट भी कराई जाएगी स्किल इंडिया मिशन के अंदर, ताकि वो अपनी जो है वो लाइवलीहुड जो है वो सिक्योर कर सकें। ठीक है। अब एनएलसीआईएल क्या है? एक लिग्नाइट माइनिंग की एक कंपनी है, पीएसयू है, 1956 में बनाई गई थी, तमिलनाडु में ऑपरेशंस हैं इनके। और ये पहले सिर्फ कोल बेस्ड जो आपका लिग्नाइट कोल की माइनिंग करते थे, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ चुके हैं, सोलर एनर्जी, कोल माइनिंग, इन सब में भी आ चुके हैं। तो अब जो है लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट एक ब्राउन कोल है, सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोल होता है ये। इसमें कार्बन कंटेंट सिर्फ 25 से 35% होता है, लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल होता है ये। और ये सिर्फ आपके इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के ही काम आ सकता है। ठीक है। अब इसमें बहुत कम हीट जनरेट होती है, लेकिन जितनी हीट जनरेट होती है उससे ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सल्फर रिलीज करता है। तो मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा करता है, हीट उतनी जनरेट नहीं करता है, इसलिए इसको हम वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहते हैं। और ये मोस्ट हार्मफुल कोल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रिपब्लिक डे टैब्लो। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल के जो टैब्लो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए उन्होंने जो है एक लेटर लिखी है पीएम मोदी को, और उन्होंने शॉक जो है वो व्यक्त किया है कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स है या नहीं है, तो ये देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है जब भी रिपब्लिक डे, आपको पता है ना, रिपब्लिक डे में स्टेट की जो झांकियाँ जिसको हम कहते हैं, स्टेट्स की झांकियाँ होती हैं, यूटीज़ की भी झांकियाँ होती हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो हर साल सितंबर में शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि अगर 2022 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है तो सितंबर 2021 में ही इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ही रिपब्लिक डे की परेड को ऑर्गेनाइज करती है। तो वो सारे स्टेट्स को, यूटीज़ को, इवन आपके जैसे नीति आयोग या पीएसयूज, इन सबको भी लिखते हैं कि आप जो है कोई टैब्लू जो है वो लगाना चाहते हैं परेड में, तो आप हम अपने जो है प्रपोजल भेज सकते हो। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस भी इशू की जाती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अपने स्टेट या अपने डिपार्टमेंट से या अपने यूटी से रिलेटेड ही आपको टैब्लू जो है वो लगाना है। तो जैसे इस साल का थीम उन्होंने दे दिया कि इंडिया एट 75, फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज़ एट 75, क्योंकि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बार का थीम 75th ईयर के हिसाब से रखा है। दो स्टेट्स या दो यूटीज़ के जो है वो टैब्लू जो है सेम नहीं हो सकते, तो डिफेंस मिनिस्ट्री बेसिक गाइडलाइंस भी इशू करती है। ठीक है। और आप जो है कुछ उसके ऊपर टैब्लू के ऊपर लिख नहीं सकते। ऑफ कोर्स सिर्फ अपना स्टेट का नाम या डिपार्टमेंट का नाम या यूटी का नाम जो है अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन कुछ उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग या कुछ ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है। और इस बार कहा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज़ किया जाए, ताकि जो है आप रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना करो। अब टैब्लू को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? जब कोई भी स्टेट जब प्रपोजल भेजती है जब प्रपोजल भेजती है कि हम ये टैब्लू जो है वो परेड में लगाना चाहते हैं, तो उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है? एक एक्सपर्ट कमेटी होती है डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स की, वो इसमें इन प्रपोजल्स को जो है वो एनालाइज करती है। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं स्टेट्स को कि आप अपने स्केच या डिज़ाइन बना के भेजो कि आप कैसा जो है वो टैब्लू जो है वो परेड में लगाना चाहते हो। फिर उसके बाद उसको अगर उनको वो पसंद आया, जब उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, कोई उसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है या कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब इसका 3D मॉडल बना के हमको भेजो, हम देखना चाहते हैं कि कैसा होगा ये। फिर अगर उसको भी जो है अप्रूवल मिल जाता है तो उसकी विजुअल अपील को देखी जाएगी, उसका क्या इम्पैक्ट है मासेस में, क्या वो थीम है, क्या आइडिया है, क्या उसको जो है लगाने से कुछ अच्छा मैसेजिंग जा रही है, तो उसके बेसिस पर अप्रूवल मिलता है। लेकिन चाहे फाइनल सिलेक्शन हो भी जाए, फिर भी अगर उस कमेटी को ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनल आपका थीम था, जो ओरिजिनल आपने जो प्रपोजल रखा था, उसमें थोड़ी सी आपने छेड़खानी की है, या उसमें आपने कुछ भी चीज़ को जो है वो आपने जो प्रपोजल में से कुछ चीज़ को जो है वो बैक ट्रैक किया है, तो फाइनल परेड में उस टैब्लू को जो है वो
इजाज़त नहीं मिलती, ठीक है। तो यही चीज़ आपके वेस्ट बंगाल के साथ हुई है कि जो ओरिजिनल टैब्लू मंजूर किया गया होगा वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने कर दिया होगा, और इसलिए जब अब फाइनल टाइम आया है रिपब्लिक डे का तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है उस कमेटी द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आपने जो अप्रूवल लिया था उसमें आपने मॉडिफिकेशंस किए हैं जो उसको हम अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली सारा कुछ ये कौन देखता है? डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री, और जो उनके द्वारा एक्सपर्ट कमेटी जो कि फॉर्म की गई है वो ये अप्रूवल का काम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है DLI फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने जो है 100 डोमेस्टिक कंपनी स्टार्टअप्स और MSMEs को जो है वो एप्लीकेशंस मांगी हैं कि वो कौन सी कंपनीज जो है वो सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। तो अभी आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो है चिप्स के लिए जो है अभी हमने $10 बिलियन का पैकेज जो है वो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में। ऑफ कोर्स इसको हमने डिस्कस भी किया था प्रीलिम्स बूस्टर में। और अब इस DLI स्कीम के अंदर जैसे आपकी PLI है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वैसे ही DLI है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे या फिर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा डोमेस्टिक कंपनीज को। याद रखो, डोमेस्टिक कंपनीज या स्टार्टअप्स या MSMEs को अगले 5 साल के पीरियड के अंदर, ताकि हम कम से कम ऐसी 20 डोमेस्टिक कंपनीज को खड़ा कर सके जिनकी 1500 करोड़ तक की टर्नओवर हो अगले 5 साल के अंदर, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। तो वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, वो नोडल एजेंसी है इस स्कीम को, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ऐसी जो है स्टार्टअप्स या कंपनीज को जो है सपोर्ट दिया जाएगा जो कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करेंगी और जो है वो एक तरह से ग्लोबली कंपेटिटिव जो है वो इंडस्ट्री बनाने में इंडिया में सेमीकंडक्टर की वो हेल्प करेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पोस्टल बैलेट्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अब पोस्टल बैलेट फैसिलिटी के थ्रू वोट डाल सकते हैं। तो पोस्टल वोटिंग होती क्या है? तो अब समझ लो कि जैसे आपके आर्म फोर्सेस के पर्सोनल हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि इंडिया से बाहर हैं, तो वो वोट करने तो नहीं आ सकते, तो इसलिए उनको पोस्टल वोटिंग की फैसिलिटी दी जाती है जिसमें कि वो अपनी चॉइस जो है वो मार्क कर सकते हैं बैलेट पेपर पर और वो पोस्ट के थ्रू जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो कौन कौन डाल सकता है वोट? आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, या फिर जो आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो है पर्सोनल हैं, जैसे समझ लो कि अगर किसी की इलेक्शन ड्यूटी ही लगी है या फिर BSF में, CRPF में है, वो बॉर्डर पर हैं तो वो वोट डालना चाहते हैं तो वो पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। या फिर जो हमारी फॉरेन सर्विसेज में है, जो इंडिया से बाहर एम्प्लॉयज़ पोस्टेड है, उनकी स्पाउस पोस्टेड है, तो वो भी जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू वो है वोट डाल सकते हैं। या फिर जैसे जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में गवर्नमेंट ने रखा है तो वो भी पोस्ट के थ्रू वोट डाल सकते हैं। स्पेशल वोटर्स जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि पोल ड्यूटी ही कर रहे हैं, वो भी पोस्टल बैलेट जो के थ्रू वोट डाल सकते हैं। अभी रिसेंटली एक और कैटेगरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अप्रूव करी है जो कि है एब्सेंटी वोटर्स। एब्सेंटी वोटर्स कौन है? जो कि एसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं, जैसे कि जो रेलवेज़ में है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में है, वो अपना काम छोड़कर ऑफ कोर्स वोट देने नहीं आ सकते क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में है। तो उनको जो है अब अलाउ किया गया कि वो पोस्टल बैलेट जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में मीडिया पर्सन्स को या फिर जर्नलिस्ट को भी अलाउ किया कि वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा? तो इसमें होता क्या है कि पोस्टल बैलेट जिसने भी वोट डालना है तो उनको पहले जो है फॉर्म 12D भरना पड़ेगा और रिटर्निंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग डालेंगे, वो पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अगर वो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर वो उनको पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने नहीं दिया जाता। अब कैसे की जाती है वोटिंग? अब होता क्या है कि वोटर जो है वो बैलेट जो पेपर होता है उनको इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उनके पास भेजता है पोस्ट के थ्रू। फिर वो अपनी जो है वोट डालते हैं और वो ये भी मार्क बताते हैं कि यस हमने जो है वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि यस हमने जो है वोट किया है। ऑफ कोर्स ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसको वोट किया है, बट बताते हैं कि हाँ हमने वोट किया है। ये एक तो सट जो है वो डिक्लेरेशन डालते हैं और जो अपनी बैलेट पेपर है वो उनको वापस भेजते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को बिफोर जो काउंटिंग ऑफ वोट्स, और उनकी जो है वोट वो काउंट कर ली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ब्रह्मोस। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ब्रह्मोस के बारे में डिस्कस किया था। अब एक और अच्छी न्यूज़ है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फिलीपींस ने सबसे पहला जो है कस्टमर बना है फिलीपींस, जिनको इंडिया अब एक्सपोर्ट करने वाला है। $374 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडिया को और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया सप्लाई करेगा फिलीपींस को, ठीक है। तो अब ये एंटी शिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो
फिलीपींस को भेजने वाले हैं, बेचने वाले हैं रादर हम। और ये इसमें तीन बैटरीज मतलब एक तरह से आई थिंक इसमें 3 से 6 मिसाइल्स होंगे और ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनको, जो फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस को, और मेंटेनेंस भी की जाएगी, कुछ टाइम तक सर्विसेज भी दी जाएंगी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जो फिलीपीन मरीन्स जो हैं उनकी कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट में ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो जो है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी बात चल रही है, वो भी इसको प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो अब इसमें एक बहुत ही एक सटल सा मैसेज देखो कि ब्रह्मोस जो है वो आपका इंडिया और रशिया दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो जब हम फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रशिया ने एक टेसिट अप्रूवल दिया हुआ है। रशिया नहीं तो अगर चाहता, क्योंकि फिलीपींस किसके लिए प्रोक्योर कर रहा है ये ब्रह्मोस, उसको किससे खतरा है, उसको चाइना से खतरा है, चाइना से खतरा है साउथ चाइना सी में। तो अगर ब्रह्मोस बेचने की इजाज़त दी गई है तो रशिया से बिना पूछे तो नहीं दी होगी इंडिया ने, क्योंकि हम दोनों मिलकर बना रहे हैं उसे। तो ब्रह्मोस को अगर हम इजाज़त मिली है तो रशिया के अप्रूवल से ही वो इजाज़त मिली होगी इंडिया को कि हाँ ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया जा सकता है फिलीपींस को। तो एक तरह से रशिया एक बहुत अच्छी गेम खेल रहा है कि चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती तो दिखा रहा है, लेकिन साथ के साथ साइलेंटली वो एंटी चाइना जो उनके जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सबको भी किससे खतरा है, चाइना से ही खतरा है। इनको भी धीरे धीरे आर्म करने के लिए वो जो है वो एक तरह से अप्रूवल दे रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मोस के बारे में देखते हैं। ब्रह्मोस जो है वो लैंड, वॉरशिप, सबमरीन या फिर फाइटर जेट किसी के भी थ्रू जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो इंडिया और रशिया इसको मिलकर बनाया है एक जॉइंट वेंचर के थ्रू। डीआरडीओ और मैशिनो स्ट्रोएनिया, ये कंपनी जो है दोनों ने मिलकर एक ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर बनाया है और उन्होंने ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं। तो 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है ये। शुरू में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर होता है, उसके बाद लिक्विड रैमजेट आ जाता है जो कि हाई स्पीड, जो आपकी मैक 2.5 या मैक 3 की स्पीड पर पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड स्टेज पर लिक्विड रैमजेट इंजन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो अब जो है ये एक स्टैंड ऑफ रेंज वेपन है। स्टैंड ऑफ रेंज वेपन में क्या होता है कि आप इतनी पास से जाकर मिसाइल आप दुश्मन को मारते हो ताकि जो है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको पकड़ ना सके। इतनी पास से आपने मारा, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जब तक वो उसको इंटरप्रेट करेगा या इंटरसेप्ट करेगा, I'm सॉरी, तब तक आपका मिसाइल जो है वो अटैक कर चुका होगा, ठीक है। तो इसकी जो है पहले रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली इसको 450 किलोमीटर रेंज की गई है ब्रह्मोस की। और प्लान किया जा रहा है कि इसको 600 किलोमीटर तक की रेंज दी जाएगी, ठीक है। तो पहले 290 क्यों थी? क्योंकि पहले इंडिया जो है वो MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं था। उसके बाद हमने जब ये एग्रीमेंट साइन किया उसके बाद हमको अलाउ कर दिया गया कि आप अपने क्रूज मिसाइल्स की रेंज को बढ़ा सकते हो। फिर हमने अपनी रेंज को 450 किलोमीटर कर दिया और अब हम आने वाले टाइम में 600 किलोमीटर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज नहीं है, वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। और ये 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड चलता है, मतलब मैक 3 या मैक 2.8 तक की स्पीड पकड़ सकता है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर चलता है। एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया तो आपको इसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, अपना ये रास्ता खुद बना लेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Technical Textiles Mission. So Ministry of Textiles has recently approved 20 strategic research projects worth 30 crore rupees. So what are these technical textiles? So like these are the material and products which are manufactured primarily for technical properties and functional requirements and not for aesthetic purposes. Okay, so these are not your fabric or your clothes that you wear, but these are technical textiles, that is they are used in agriculture, technology, medical textiles, the textiles that these like you make PPE kits out of them, gloves are made out of them, protection textiles like your I was giving you an example of firemen wearing a certain kind of suit. So basically these are technical textiles which are made for specific purposes, and even sports textiles. Okay, so certain kinds of textiles are used in sports, several sports, so they are also called technical textiles. Okay, so about the technical textiles mission, so this mission is important. It was launched last year, rather in 2020 this mission was launched, and it was announced in 2020, and in I think first half of the 2021 this national technical textiles mission was launched by the government. Okay, so
the worldwide this technical textiles industry is having a market size of about $250 billion, and India only has about 6% of this. India only captures about 6% of this market. So but there is an average growth of 12% in this segment in India. If we compare it with world growth, world average, it is about just 4%. So we are witnessing a growth of about of three times the world average in a technical textile segment. Okay, so of course, even after such an element of growth, we are only the penetration of technical textiles is about just 5 to 10% in India. If we compare it with developed countries, they have about 30 to 70% of this technical textiles, which they make only in their own country. Okay, so now let us see the next topic, which is Open Data Week. So Ministry of Housing and Urban Affairs is organizing a conference in Surat during February 2022. So as a part of that, this Azadi Ka Amrit Mahotsav Smart City Smart Urbanization Conference, they have announced that they will be celebrating this Open Data Week from 17 January to 21st January, and this will showcase the benefits of open data, which is important for efficiency, transparency, and innovation, and even spurring economic growth. So you know that data is very important. Even like I was giving an example that Mukesh Ambani recently said that data is the new oil. So we are showcasing that how important data is, open data rather, is important for our country. So this data week will be celebrated during this period of 17 January to 21st January. So on 21st January, Data Day will be celebrated, and this will be celebrated at the national level. Okay, so talks, seminars, trainings, hackathons will be organized during this day, and apart from government agencies, private sector, academic institutions, businesses, startups, all will be participating in such programs. Okay, so you know that data is very important. Promoting the use of data will be very important to solve the complex issues of urban areas, and to promote the use and spread to promote the use of and spread awareness about data. It will be important to conduct such exercises like Data Day, and with this open data, government will be helped in solving most common problems faced by the citizen of any city. Okay, so this is a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. So Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of Government of India to commemorate and celebrate 75 years of India's independence. So it is dedicated to the people of India, and the celebration started on 12th March 2021, because from that day onwards, 75 weeks were left to mark the 75th year of independence, that is on 15th August 2022. Okay, so now let us see the next topic, which is new rehabilitation and resettlement policy. So NLC India Limited, under the Ministry of Coal, has recently launched this new rehabilitation and resettlement policy. So this policy is basically for those people who are affected by projects which are launched by NLC India, and whenever there is mining in any area, the people who are living there already, they have to be rehabilitated and resettled. So this policy is a new policy of this PSU. Okay, so this the PSU is saying that they will give enhanced amenities to people who are affected by these projects which are launched by NLC India, and they will also impart them skills in collaboration with Tamil Nadu government under Skill India mission, so as to give them sustainable livelihood options. So about NLCIL, so it is a PSU which was launched in 1956, and it conducts lignite mining and lignite based power generation. So from the last, let's say, 70 years, they have diversified their portfolio, and they are not just in coal mining now. They also generate power through renewable energy resources like from solar energy. And about the lignite, so it is the worst form of coal. It is also referred to as the brown coal,
it has a carbon content of just about 25 to 35%, and it can only be used for steam electric power generation. It produces very less heat, and it emits a lot of carbon dioxide and sulfur than other ranks of coal. That's why it is also very harmful for human health. Okay, so now let us see the next topic, which is Republic Day tableau. So West Bengal CM has written to PM Modi because she is very shocked that the West Bengal's tableau has been rejected by the Defense Ministry. So what is this entire controversy? We'll see with this particular topic now. So what is the process? How a states or a UTs or any department or a PSU's tableau is selected? So what happens every year is that on December, for this, I'm sorry, on in September, like for this year, for 2022 Republic Day celebrations, the Defense Ministry, who conducts this Republic Day parade on Rajpath, they invite proposals from all states, states, UTs, central government departments, and few constitutional authorities to participate in the parade through tableau. Okay, so they also issue guidelines like they have issued this year. They say that you can only show elements which are specific to your state or UT or department. So this year's theme was also about India at 75, and no two states or UTs can have a similar form of tableau. They have to be different. The states cannot write any logos, or they cannot write anything or use logos on their tableau, apart from the fact that they can use their own name in Hindi, English, or a regional language. And this year they have also said, the Defense Ministry has also said, that you have to use eco-friendly material, so that we do not want to harm the environment. Okay, so how these tableaus are selected? So Defense Ministry constitutes an expert committee of distinguished persons to examine the proposals of the states or the UTs or departments. So first, the sketches are submitted by the states or UTs regarding the tableau that they want to showcase during the Republic Day parade. After analyzing it, if this committee approves that tableau, and if they find that this tableau is not inviting any controversy, or it is relevant to the state, then they ask for the three-dimensional model of that particular tableau from the state. Okay, so after approving that, even after clearing the second stage, the final selection is approved. But of course, final selection is not a guarantee that your tableau will be paraded on the Rajpath. So there is a catch here. If any state or a UT or a government department makes any modification from the originally approved tableau, then the committee has a right to reject that tableau. This is what has happened with West Bengal. The tableau that was approved by the committee, the West Bengal government made a slight change or a modification in that tableau, and now the expert committee of this Defense Ministry has rejected their tableau. When the time has come at the DR, this tableau has been rejected, and of course they were communicated that you have made some modifications, and it is not, and the tableau that you want to parade on the Rajpath is not the same as that was approved by the committee initially. Okay, so now let us see the next topic, which is DLI for semiconductor manufacturing. So Ministry of Electronic and Information is seeking applications from 100 domestic companies, startups, and MSMEs for the DLI scheme. So you know that semiconductor chip manufacturing package was announced by the government in December 2021. We also discussed it in our Williams Booster session also. And under this scheme now, financial incentives and design infrastructure support will be given to domestic companies. Remember this: domestic companies, startups, and MSMEs who are developing or deploying semiconductor design and developing semiconductor design, and they will be supported for a period of 5 years, so that at least 20 domestic companies will be able to achieve a turnover of more than 1,500 crores in the next 5 years. So CDAC is Center for Development of Advanced Computing, will be the nodal agency for implementing this scheme, and they will be given these startups or companies or MSMEs will be given support by the government. Okay, so now let us see the next topic, which is postal ballots. So recently
Election Commission of India has allowed the journalists to cast their votes through postal ballot facility. So, what is postal voting? As you can understand from the terminology, the term itself, you can cast any eligible person can cast a vote through postal ballot. Okay, so they can mark their preference on the ballot paper and they can send it back to the election officer before counting through ballot through post. Okay, so who are all are eligible for postal ballot? So armed forces people, members of central armed police forces, government employees who are posted outside India and their spouse, people who are under preventive detention, even special voters like President of India, Vice President, governors, union cabinet, etc. They can also exercise their right for postal ballots. So if they don't want to go out and vote, they can vote through postal ballots. Okay, so recently a new category of people, absentee voters, was also introduced by Election Commission at the behest of Law Ministry. And uh, absentee voters are those who are engaged in essential services like Delhi Metro Rail Corporation people, or employees, or employees who are posted for uh, posted in railways. They can exercise their right of voting through postal ballots. Okay, so what is the process? So anyone who is eligible for postal ballot has to make an application to the returning officer in Form 12D, and they have to declare that they want to vote through postal ballot and they would not vote through polling station. Once you opt for postal ballot, you would not be allowed to vote at the polling station. Okay, so how postal ballot voting is done? So after receiving the postal ballot from the Election Commission, the voter can mark their preference on the ballot, and they have to also file a declaration that yes, they have voted someone. Okay, and they have to send it back to the returning officer before the time which is fixed by the Election Commission. That is the time before which the commencement of vote before which the counting of voting starts. Okay, so now let us see the next topic, which is BrahMos. So we have already discussed about BrahMos just few weeks ago, and now Philippines has become the first country who will be receiving the export of BrahMos missiles from India. So it will be a shore-based anti-ship variant of BrahMos missile, and this will be given to Philippine Marines, or their coastal defense regiment will receive these missiles. So they will be receiving 3 batteries. They will be people from India will also go there for training purposes, and they will also receive maintenance facilities for a certain period of time. Okay, so apart from Philippines, of course, Philippines will be the first country in history to receive BrahMos missiles from India. And apart from Philippines, Indonesia and Thailand have also shown interest, and discussions with Indonesia are at an advanced stage, and probably in the next few months or in the next few years, BrahMos will also be delivered to Indonesia. Okay, so about BrahMos, like I was telling you, a very strategic angle here, that BrahMos is a joint venture between India and Russia. Okay, so BrahMos is being delivered to Philippines, and Philippines, who, what is the biggest threat to Philippines? China. So China is the threat to Philippines, and if India and Russia both have allowed the sale of BrahMos to Philippines, it would mean that Russia has given its tacit approval to export BrahMos, knowingly that this Philippines would be using it against China. Okay, so this is a very big game, a strategic game, that on one hand, Russia and China are showcasing their friendship, and on the other hand, Russia is silently promoting or silently arming the countries who are against China. Okay, so anyways, BrahMos can be fired, is having certain variants. They can be fired from land, warships, submarines, or even fighter jets. So it's a two-stage missile with at the first stage it will be solid propellant booster, and at the second stage it is liquid ramjet engine. A liquid ramjet engine allows any missile or a flying object to achieve supersonic speeds. So this is a cruise missile. It is a standoff range weapon. So standoff range weapon means you fire it from a certain range, so that air defense system of the enemy country cannot intercept it, and it cannot deter that attack. Okay, so it's a standoff range weapon, and initially it had only a range of about 290 kilometers, because India had not signed the MTCR, that is the Missile Technology Control Regime. But after signing that
MTCR, India was allowed to have cruise missiles having extended range. So we have extended its range to about 450 kilometers now, and we plan to extend it to 600 kilometers also. Okay, so BrahMos is one of the fastest cruise missiles in the world. It is not the world's fastest cruise missile, but one of the fastest cruise missiles. It can it can attain a speed of about Mach 2.8, that is about 3 times the speed of the sound. It works on the fire and forget principle, that is, you do not need to guide it after the launch. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.